मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। मैं सोनू, आपकी फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग फैकल्टी फ्रॉम बालाजी नर्सिंग इंस्टीट्यूट द्वारका मॉल। आज हम टेम्परेचर में ही जो हमारा टेम्परेचर टॉपिक चल रहा है उसी में आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं कि हमारे पास कौन कौन सी टेम्परेचर मेजरिंग की साइट्स होती हैं, कौन से फैक्टर होते हैं जो हमारी बॉडी में टेम्परेचर को अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स की वजह से हमारी बॉडी में टेम्परेचर जो है वो बढ़ता है और कौन से फैक्टर्स की वजह से हमारी बॉडी में टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता है। पीछे का आपको याद है कि टेम्परेचर क्या होता है आपका, कि जितनी आपकी बॉडी में हीट प्रोड्यूस हो रही है, अगर उसी रेट से आपकी बॉडी से क्या हो रही है, हीट लॉस हो रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, टेम्परेचर क्या है हमारा, नॉर्मल। समझ में आया आपको कि टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर हमारे पास क्या होता है कि हीट का प्रोडक्शन किसके इक्वल होना चाहिए, जो आपकी बॉडी में हीट का लॉस हो रहा है, अगर वो दोनों चीजें इक्वल हैं तो इसका मतलब है आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल है। और नॉर्मल टेम्परेचर कितना होना चाहिए, अगर हम सेंटीग्रेड में देखते हैं, सेल्सियस में देखते हैं, तो हमारे पास नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर होना चाहिए 37 डिग्री सेल्सियस। अगर हम वही फ़ारेनहाइट में देखें तो हमारे पास 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। आज हम डिस्कस करते हैं पहले कि कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे टेम्परेचर को क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे। अब यहाँ मैंने एक वर्ड लिखा है एज। एज कैसे पर्सन के टेम्परेचर को अफेक्ट करती है। अब देखिए, कोई भी हमारे पास न्यूबॉर्न बेबी है, आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स में या आपकी फैमिली में कोई जब भी न्यूबॉर्न बेबी आता है उसको अच्छे से कपड़ों में रैप करके रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, क्योंकि जो हमारे पास न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं उन लोगों में हाइपोथर्मिया की कंडीशन हमारे पास ज्यादा देखने को मिलती है। हाइपोथर्मिया का मतलब हमारे पास क्या है कि जो न्यूबॉर्न बेबीज हैं उसमें हमारा टेम्परेचर की जो रेंज है वो बहुत ही कम होती है। समझ में आया आपको? एज के अकॉर्डिंग की जो छोटे बच्चे होते हैं उसमें हमारे पास हाइपोथर्मिया की जो कंडीशन होती है वो होती है। ऐसे ही हमारी अगर हम देखें 75 ईयर से अबो जो लोग हमारे पास हैं, मतलब बेसिकली देखें तो ओल्ड एज पीपल्स में भी हमारे पास क्या चीज की रिस्क रहती है कि पर्सन्स के अंदर हाइपोथर्मिया। आपने सुना होगा आपके घर पे जो आपके दादा दादी हैं वो बोलते हैं कि मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, हमें बहुत ठंड लग रही है, ठीक है, फैन और एसी बंद कर दो। वो ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि जैसे जैसे पर्सन की एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो उनकी जो कोल्ड को टॉलरेट करने की कैपेसिटी है वो डिक्रीज होती जाती है। वो क्यों होती जाती है, जब भी आपकी बॉडी में आप किसी ठंडी चीज के कांटेक्ट में आते हो तो उसमें आपकी बॉडी की कौन सी लेयर वर्क करती है, जो आपके सबक्यूटेनियस फैटी जो टिश्यूज हैं वो आपके प्रोटेक्ट करते हैं आपको कि ठंड से बचाएंगे। अब जो जैसे ओल्ड एज पीपल्स हैं हमारे पास, उसमें क्या होता है, जो फैटी टिश्यूज होते हैं, जो सबक्यूटेनियस फैट जो बॉडी की होती है वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लग जाती है। और जैसे जैसे हमारी बॉडी में सबक्यूटेनियस टिश्यू या फैटी टिश्यूज कम होंगे वैसे वैसे जो हमारी बॉडी है वो कोल्ड की ज्यादा इंटॉलरेंस की कैपेसिटी में आ जाती है कि उसको ठंड टॉलरेट नहीं कर पाती हमारी बॉडी, ठीक है। ऐसे ही आपके न्यूबॉर्न बेबीज में होता है, उसमें फैटी टिश्यूज इतने नहीं होते, इसीलिए बच्चे का जो टेम्परेचर है वो वेरी करता रहता है। कभी बच्चा हाइपोथर्मिया की कंडीशन में जा सकता है, ठीक है। जैसे ही बेबी बर्थ होता है वैसे ही बच्चे में सबसे ज्यादा रिस्क होता है कि बच्चा कौन सी स्टेज में जाएगा, हाइपोथर्मिया की स्टेज में जाएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया एज के अकॉर्डिंग कि न्यूबॉर्न और जो ओल्ड एज पीपल्स हैं उसमें हाइपोथर्मिया की रिस्क हमारे पास रहती है। तो ऐसी जो आपकी एज है वो किस चीज को अफेक्ट करती है, आपके टेम्परेचर को अफेक्ट करती है। ऐसे ही सेकंड जो हमारा फैक्टर है डाययूरिनल वेरिएशंस। डाययूरिनल वेरिएशंस का हमारे पास क्या मीनिंग होता है, देखिए एक कंप्लीट डे होता है हमारे पास, मॉर्निंग से लेके नाइट तक या इवनिंग तक। मॉर्निंग से इवनिंग तक होता है, यहाँ हमारा बीच में आफ्टरनून हमें मिल गया, ठीक है। अब यहाँ मॉर्निंग में 4 to 6 AM, ये हमने 4 to 6 PM लिख दिया। अब आप मुझे बताइए कि कंप्लीट डे है आपका, उसमें आपकी बॉडी का सबसे कम टेम्परेचर आपको कौन से टाइम पे देखने को मिलेगा। तो आपका अगर बॉडी का मिनिमम टेम्परेचर हमें नोट करना है तो वो हमें कौन से टाइम पे मिलता है, मिनिमम टेम्परेचर जब हमारी जो अर्ली मॉर्निंग का जो टाइम होता है उसमें हमारी बॉडी में मिनिमम टेम्परेचर हम नोट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि मैक्सिमम टेम्परेचर हमें दिन के कौन से टाइम पे मिलता है। मैक्सिमम टेम्परेचर मिलेगा आपको 4 to 6 PM। आपको बॉडी का मिनिमम टेम्परेचर मिलेगा मॉर्निंग में 4 to 6 AM पे। और जैसे जैसे आपका दिन मतलब डे मतलब इंक्रीज होता जाता है, जैसे आफ्टरनून है फिर इवनिंग है, तो इवनिंग में आपके पास जो टेम्परेचर की रेंज होती है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलती है कौन से टाइम पे, 4 to 6 PM में।
समझ में आया डाययूरेनल वेरिएशन की एक डे के अंदर हमारे टेम्परेचर में कौन कौन सी वेरिएशंस आती हैं। वेरिएशंस ही आई है हमारे पास। अर्ली मॉर्निंग में हमारे पास टेम्परेचर बहुत कम था, जैसे जैसे इवनिंग हुई हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो क्या हो गया, इंक्रीज होता चला गया। ठीक है, डाययूरेनल वेरिएशन समझ में आई है आपको। फिर है हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज हमने जब हीट प्रोडक्शन पढ़ा था उस टाइम पे भी देखा था कि जब आपकी बॉडी में मसल्स एक्टिविटी होती है या आप एक्सरसाइज वगैरह करते हो या आप जिम वगैरह जाते हो, अचानक से आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, जैसे जैसे आपकी बॉडी में मसल्स एक्टिविटी बढ़ती है वैसे वैसे आपकी बॉडी में किसका प्रोडक्शन बढ़ता है, हीट का प्रोडक्शन बढ़ता है। ठीक है, एक्सरसाइज समझ में आई। एक्सरसाइज में आपकी क्या होती है, मसल्स एक्टिविटी। ठीक है, एक्सरसाइज में आपकी बॉडी में क्या होता है, मसल्स की एक्टिविटी होती है जिसकी वजह से आपकी बॉडी में हीट का प्रोडक्शन बढ़ता है और आपका टेम्परेचर ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हॉर्मोन्स। अब हॉर्मोन्स में हमने क्या क्या देखा था, देखिए आपकी जो फीमेल बॉडी होती है, ठीक है, फीमेल बॉडी में हमारे पास क्या होता है, एक 28 दिन का पीरियड होता है जो मेंस्ट्रुअल जो साइकिल आपकी होती है 28 डेज में होती है। तो उसी के दौरान फीमेल की बॉडी में एक प्रोसेस होती है ओव्यूलेशन। ठीक है, अब ओव्यूलेशन 1 to 28 डे में कौन से दिन होगा, 14th डे जो आपका होता है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो 14th डे होता है उस दिन फीमेल की बॉडी में क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। और जब फीमेल की बॉडी में ओव्यूलेशन होता है उस टाइम हमारी जो फीमेल की बॉडी होती है उसमें कौन सा हार्मोन इंक्रीज होता है, जो प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है वो क्या बढ़ा हुआ हमें मिलता है। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जब भी हमारी बॉडी में बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी क्या देखने को मिलेगा, बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। समझ में आया कि कोई भी फीमेल की बॉडी में जो 1 to 28 डेज की जो साइकिल मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है, मेंस्ट्रुअल पीरियड जो होता है उसमें 14th डे पे फीमेल की बॉडी में क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन के टाइम पे फीमेल की बॉडी में प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है उसका लेवल इंक्रीज होता है और जैसे ही फीमेल की बॉडी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल इंक्रीज होगा वैसे ही उस बॉडी में क्या हमें देखने को मिलेगा, हमें टेम्परेचर बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। ऐसे ही हम अगर देखें कि अगर ओव्यूलेशन के टाइम पे फीमेल अपना वो चेक करती है, टेम्परेचर चेक करती है, उसको नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 0.5, 0.1, 0.2 ऐसे उसको बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। ठीक है, तो वो किसकी वजह से होता है, कौन सा हार्मोन की वजह से, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है हमारा किस चीज के लिए, टेम्परेचर को इंक्रीज करवाने के लिए। ओके, नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेस। अब स्ट्रेस की वजह से कैसे आपका टेम्परेचर रेगुलेट करेगा। अब जैसे आपको कोई स्ट्रेस आ गया, ठीक है, अब स्ट्रेस जब भी किसी भी बॉडी में होता है या किसी भी पर्सन को स्ट्रेस हो गया तो उसकी बॉडी में एक सिस्टम काम करता है, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। ठीक है, और जब भी बॉडी में सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन वर्क करता है उसी टाइम बॉडी में किस चीज का सीक्रेशन होता है, स्ट्रेस के टाइम पे आपकी बॉडी में क्या वर्क कर रहा है, जो सिंपैथेटिक जो सिस्टम है, सिंपैथेटिक। अब सिंपैथेटिक जो स्टिमुलेशन हुआ है उसकी वजह से आपकी बॉडी में क्या क्या चीज का सीक्रेशन होगा, एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन एंड नोरेपिनेफ्रिन। अब एपिनेफ्रिन और नोरेपिनेफ्रिन का क्या मतलब होता है कि ये जो एपिनेफ्रिन और नोरेपिनेफ्रिन मैंने आपको बताया है इसकी वजह से भी आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, जैसे हमने हार्मोन में देखा था कि प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है वो फीमेल की बॉडी में अगर बढ़ा हुआ होता है उसकी वजह से टेम्परेचर वेरिएशंस आती हैं और टेम्परेचर बढ़ा हुआ मिलता है। ऐसे ही हमारे पास अगर पर्सन में स्ट्रेस की कंडीशन है उस टाइम पे बॉडी में सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होता है, उसकी वजह से एपिनेफ्रिन और नोरेपिनेफ्रिन का सीक्रेशन होता है और ये रीजन है कि स्ट्रेस की वजह से आपकी बॉडी का टेम्परेचर आपको कैसे देखने को मिलता है, इंक्रीज देखने को मिलता है। समझ आया आपको स्ट्रेस। नेक्स्ट है आपका इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में हम दो चीजें देख सकते हैं, एक आपका समर सीजन, ठीक है, एक आपका विंटर। अब मुझे बताइए, एक तो आप जब जून का जुलाई का जो मंथ होता है उसमें आपकी बॉडी का टेम्परेचर ऑटोमेटिकली 1 to 2 डिग्री तक बढ़ा हुआ मिलता है। क्यों मिलता है, क्योंकि आप एक ऐसे इन्वायरमेंट में हो जहां इन्वायरमेंट में ही हमारा टेम्परेचर क्या है, बढ़ा हुआ है। जैसे ही आपके इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ता है वैसे उस इन्वायरमेंट में अगर आपकी बॉडी है तो बॉडी का टेम्परेचर भी नॉर्मल टेम्परेचर से हमारे पास क्या होता है, बढ़ा हुआ मिलता है। ठीक है, अब हमारा क्या है, जैसे अपना विंटर जो सीजन होता है, विंटर में आप बाहर इन्वायरमेंट में इतनी ठंड
है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्या ज्यादा मिल सकता है? बिल्कुल नहीं मिल सकता। आपकी बॉडी का टेम्परेचर भी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वेरिएट करता है। अगर आप बहुत ज्यादा गर्मी में बैठे हो तो आपका टेम्परेचर ऑटोमेटिकली 1 to 2 डिग्री ज्यादा ही मिलेगा। अगर आप बहुत ज्यादा ठंड में रह रहे हो तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्या देखने को मिलेगा? आपको कम देखने को मिलेगा। समझ में आया इन्वायरमेंट में कैसे अफेक्ट करेगा? नेक्स्ट है आपकी डिजीज कंडीशन, कि कोई भी डिजीज आपके टेम्परेचर को कैसे अफेक्ट करेगी। डिजीज कंडीशन का क्या मतलब है? आपकी बॉडी में कोई भी डिजीज हो गई है, मतलब जो आपकी नॉर्मल फंक्शनिंग थी बॉडी की वो अल्टर हो गई है। वो किस वजह से हुई है? या तो किसी बैक्टीरिया की वजह से, या किसी वायरस की वजह से, या किसी फंगी की वजह से, ठीक है। अब उन जो बैक्टीरिया वायरस जो आपके थे उन्होंने आपकी बॉडी के सिस्टम को अल्टर किया और फिर आपकी बॉडी ने एक साइन शो किया, फीवर, ठीक है। कोई भी डिजीज कंडीशन, अगर आपकी बॉडी में कोई भी बैक्टीरिया वायरस एंट्री करते हैं, अगर वो थोड़ा सा फंक्शन को अल्टर करते हैं तो आपकी बॉडी एक साइन शो करती है जिसका क्या नाम है? फीवर। ये वर्ड आपने बहुत ही कॉमनली सुना होगा, आप लोग यूज करते होंगे, मुझे फीवर हो गया है, ठीक है। आपकी बॉडी में कोई भी डिजीज हुई, बॉडी में एक साइन आपको दिखाई दिया, फीवर। फीवर का क्या है कि आपकी बॉडी में टेम्परेचर का इंक्रीज हो जाना, ठीक है। फीवर सबको पता है, आप अपना टेम्परेचर घर पे चेक करते हो, ज्यादा मिलता है, आप लोग क्या बोलते हो? मुझे क्या हो गया? फीवर हो गया है, ठीक है। तो फीवर इज अ साइन, फीवर कोई एक साइन होता है, वो किसी भी डिजीज कंडीशन में हमारी बॉडी क्या करती है? उसको शो करती है। समझ में आया? तो डिजीज कंडीशन की वजह से जो फीवर आता है हमारा, ऐसे हमारी बॉडी में क्या हो जाता है? टेम्परेचर इंक्रीज हमें देखने को मिलता है। समझ में आया आपको? नेक्स्ट है हमारा फैक्टर ड्रग्स। अब ड्रग्स से हमारे यहाँ क्या मीनिंग है कि जो भी मेडिसिन आप लोग लेते हो, आपके अंदर कोई डिजीज कंडीशन अराइज हुई, उसके लिए डॉक्टर ने आपको कोई मेडिसिन प्रेस्क्राइब करी। अब कुछ मेडिसिन भी ऐसी होती हैं जिनकी वजह से आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्या करता है? ऑल्टर करता है, वेरिएशंस आती हैं उसमें, ठीक है। तो ड्रग्स में आपने याद करना है कि कोई मेडिसिन की वजह से अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम ज्यादा हो रहा है तो वो भी एक फैक्टर है कि वो हमारे टेम्परेचर को क्या करेगा? अफेक्ट करेगा। समझ में आया आपको कौन कौन से फैक्टर्स हैं? सारे फैक्टर्स के अकॉर्डिंग समझ में आया कि टेम्परेचर कैसे वेरिएट करता है। एज के अकॉर्डिंग हमारे डाययूरेनल वेरिएशंस आती हैं, एक्सरसाइज की वजह से, हार्मोन्स की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, एनवायरनमेंट, डिजीज कंडीशन एंड ड्रग्स लास्ट। ओके, तो आप इसको अच्छे से रिवाइज करो फैक्टर अफेक्टिंग को। अब हम डिस्कस करते हैं हमारी साइड्स ऑफ टेम्परेचर कि कहाँ से, कौन कौन सी साइड से आपने टेम्परेचर को क्या करना है? मेजर करना है, ठीक है। तो हमारे पास जो फर्स्ट साइड दी गई है ओरल, ओरल में हम कहाँ से टेम्परेचर लेते हैं? बताओ मुझे। अंडर द टंग, कि माउथ के अंदर हम थर्मामीटर को कहाँ प्लेस करते हैं? अंडर द टंग। टंग के नीचे हम अपने जो थर्मामीटर होता है उसको मतलब पुट करते हैं और हमारे पास टेम्परेचर कितना देखने को मिलता है नॉर्मल बॉडी का ओरल से? 37 डिग्री सेल्सियस। अगर आपको ओरल से 37 डिग्री सेल्सियस मिल रहा है, उसी कंडीशन में एक्जिला से आपको 0.5 कम देखने को मिलता है, 0.1, 0.2, 0.5 आपके पास क्यों मिलता है? एक्जिला से आपको कम देखने को, एक्जिला से आपको इसलिए कम देखने को मिलता है क्योंकि जो एक्सिलरी जो आपका पार्ट है या एक्सिलरी जो रीजन है वहां आपका आउटसाइड इन्वायरमेंट का कांटेक्ट क्या होता है? ज्यादा होता है। अब इन्वायरमेंट का फर्क अगर हमारा थर्मामीटर उस टेम्परेचर को असेस करेगा तो थोड़ी बहुत वेरिएशंस क्या आती हमारे टेम्परेचर में आती है। अब एक्सिलरी में आपने टेम्परेचर कहाँ से लेना है? फ्रॉम द अंडरआर्म्स, ठीक है। अंडरआर्म्स में आपने थर्मामीटर को प्लेस करना है और आपने टेम्परेचर असेस करना है। एक्सिलरी अगर आपको रूट बोला जाए तो वहां से आपका टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर आपके पास कितना देखने को मिलेगा? आपको 36.5 डिग्री सेल्सियस। समझ में आया? ओरल में टंग के नीचे आप थर्मामीटर प्लेस करो, नॉर्मल टेम्परेचर आपका होगा ओरल से 37 डिग्री सेल्सियस। अब कुछ ऐसे कंडीशंस भी होती हैं जिसमें आप ओरल से जो टेम्परेचर एसेस नहीं कर सकते, वो कौन सी होती हैं? जैसे माउथ में अल्सर्स वगैरह हैं। क्या कोई बहुत ही छोटे बच्चे हैं जिसमें हम माउथ से नहीं ले सकते? क्यों नहीं ले सकते छोटे बच्चों में? क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो जो हमारा थर्मामीटर होता है उसको च्यू करने लग जाते हैं, ठीक है। और वो थर्मामीटर को च्यू कर लेंगे तो उनके माउथ में क्या हो सकती है? कोई भी इंजरी हमारे पास हो सकती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ओरल। ओरल में कहाँ से लेना है? कौन कौन से कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं? आपके ओरल में कॉन्ट्राइंडिकेशन ये भी हो सकता है अगर बच्चे को क्लेफ्ट लिप की दिक्कत है, क्लेफ्ट पैलेट की दिक्कत है, ठीक है, तो ये भी आप कॉन्ट्राइंडिकेशंस में इंक्लूड कर सकते हो।
कैंसर या माउथ की कोई भी सर्जरी वगैरह हमारे पास हुई है, ठीक है, उस कंडीशन में आपको ओरल से टेम्परेचर नहीं असेस करना। समझ में आया। नेक्स्ट थी हमारी एक्सिलरी साइड। एक्सिलरी साइड में हमें टेम्परेचर कहाँ से असेस करना है? अंडर आर्म्स। अंडर आर्म्स से हमें टेम्परेचर जो हमारा थर्मामीटर है हमने प्लेस करना है। अब हमारे पास अंडर आर्म्स से नॉर्मल जो मतलब टेम्परेचर की रेंज है वो कितनी आएगी? 36.5 डिग्री सेल्सियस। ओके। अब एक्सिलरी में आप कौन कौन से केस में लेते हो? जैसे छोटे बच्चों में हम ओरल से नहीं ले सकते, ठीक है, क्योंकि वो उसको च्यू कर लेंगे। अब जो जितने भी हमारे पास छोटे बच्चे होते हैं उसमें जो मेन हमारी असेसिबल जो साइट होती है हमारे पास वो कौन सी होती है? एक्सिलरी। मोस्टली चिल्ड्रंस में हम एक्सिला से ही टेम्परेचर लेना ज्यादा प्रेफर करते हैं। ओके। नेक्स्ट है हमारी रेक्टम। यहाँ आप जो थर्मामीटर होता है वो कहाँ प्लेस करते हो? इन रेक्टम। आप रेक्टम के अंदर आपका थर्मामीटर प्लेस करते हो, वहां से आपका नॉर्मल टेम्परेचर आपके पास कितना आता है? 37.5 डिग्री सेल्सियस। अब आपको ये लग रहा होगा कि नॉर्मल टेम्परेचर तो हमारा 37 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन हमारा 37.5 रेक्टम से कैसे आया? वो कैसे आया कि जो ओरल और एक्सिलरी, देखो यहाँ रेक्टम में आप क्या कर रहे हो? स्किन के जो हमारी बॉडी है उसके अंदर आप आपका थर्मामीटर को क्या कर रहे हो? इंसर्ट कर रहे हो। तो अगर जब भी आप किसी ऑर्गन का या किसी कैविटी के अंदर का टेम्परेचर अगर मेजर करते हो, वो टेम्परेचर हमारे पास कौन से टाइप का टेम्परेचर होता है? कोर बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, समझ में आया। जब भी आप बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर अगर मेजर करते हो उसको आप बोलते हो कि वो कौन सा टेम्परेचर है? कोर बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। अब रेक्टल में आपकी कौन कौन सी कॉन्ट्राइंडिकेशंस होती हैं? किस किस केस में आप रेक्टल से अपना टेम्परेचर असेस नहीं करोगे? कि अगर पर्सन की कोई भी हेमरोइड्स वगैरह है, पाइल्स वगैरह पर्सन को है, या फिर पर्सन को क्या हो रखा है? डायरिया है, कॉन्स्टिपेशन है, ये सब कंडीशंस में रेक्टल से जो थर्मामीटर आप इंसर्ट करना कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। समझ में आई। या पर्सन को कोई भी कार्डियक डिजीज है, क्योंकि आपका जो रेक्टम होता है वहां से आपका वेगल स्टिमुलेशन होता है, इसलिए कार्डियक डिजीज के जो पर्सन होते हैं उसमें भी हमें रेक्टल से जो टेम्परेचर होता है उसको असेस नहीं करना होता। समझ में आया आपको? रेक्टल। नेक्स्ट है आपका टेम्पोरल आर्टरी, ठीक है। टेम्पोरल आर्टरी में आप जो थर्मामीटर है उसको कहाँ प्लेस करोगे? फोरहेड। फोरहेड से आप यहाँ टेम्परेचर लेते हो। समझ में आया आपको? यहाँ से आपको टेम्परेचर कितना देखने को मिलेगा? 34.4 डिग्री सेल्सियस। ये आपको टेम्पोरल आर्टरी से मिलेगा। और आपके पास एक अलग टाइप का थर्मामीटर होता है, आप वो ओरल एक्सिला रेक्टल वाला यहाँ यूज नहीं करते। आपका फोरहेड से असेस करने के लिए एक अलग से आपका क्या आता है? थर्मामीटर आता है, उसको आप फोरहेड की तरफ ऐसे करते हो, वो टेम्परेचर सेंस करके हमें बताता है कि पर्सन का टेम्परेचर हमारे पास कितना है। तो टेम्पोरल आर्टरी से हो गया। नेक्स्ट है हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। अब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से आप कौन सा टेम्परेचर लेते हो? और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में आप कहाँ से लोगे? फ्रॉम द ईयर, ठीक है। अगर आप ईयर से टेम्परेचर मेजर कर रहे हो, इसका मतलब आप कहाँ से ले रहे हो? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का टेम्परेचर आप ले रहे हो। अब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में भी मैंने एक वर्ड लिखा है, कोर बॉडी टेम्परेचर। जब भी आप बॉडी के अंदर का टेम्परेचर, अब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी आप जो आपकी जो एक्सटर्नल ईयर होता है वहां उसके लास्ट में टिम्पैनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। अगर आप वहां का टेम्परेचर असेस कर रहे हो, मतलब बॉडी की कैविटी हो गई, वो भी जो ईयर वाली जो कैविटी है वहां से अगर आप टेम्परेचर लोगे, इसका मतलब वो हमारी बॉडी का कौन सा टेम्परेचर होगा? कोर बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। और आपने लेना कहाँ से? फ्रॉम द ईयर। समझ में आई। अब आपको एक चीज दिख रही होगी कि हमारे पास रेक्टम का और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का नॉर्मल जो है टेम्परेचर वो क्या है? सेम है। और कितना है दोनों का? 37.5, ठीक है। 37.5 दोनों का क्यों है? क्योंकि दोनों ही जगह में हम कहाँ से टेम्परेचर ले रहे हैं? हम बॉडी का कोर बॉडी टेम्परेचर ले रहे हैं। समझ में आया? बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर हम यहाँ मेजर कर रहे हैं। समझ में आया? अब मुझे बताओ कि टेम्पोरल आर्टरी का भी आपके पास अलग से थर्मामीटर होगा। ऐसे ही जब आप टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से आप टेम्परेचर लेते हो, वहां पे भी आपका थर्मामीटर थोड़ा सा अलग टाइप का होता है। वो मैं आपके लिए यहाँ बनाती हूँ। देखिए कैसे नोच सी होती है उसमें, ठीक है, ऐसा आपका कुछ ये होता है, ठीक है। ये वाली जो नोच है ये आप पेशेंट के ईयर के थोड़ा सा हल्का सा अंदर की साइड करते हैं और वहां से आपका टेम्परेचर क्या करती है? वो थर्मामीटर असेस करता है और आपको कितना टेम्परेचर बता देता है। समझ में आया आपको कि कहाँ कौन कौन सी साइड से कैसे लेना है? ओरल में अंडर द टंग ले लो आप,
एक्सिला में अंडर आर्म से ले लो, रेक्टल से रेक्टम से ले लो, टेम्पोरल आर्टरी में आपने फोरहेड से लेना होता है, और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में आप कहाँ से लेते हो, फ्रॉम द ईयर। सबकी नॉर्मल वैल्यू आपको समझ में आ गई, सबको समझ में आया कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मतलब होता है कि बिल्कुल ही आप वो काम वहाँ नहीं करोगे, ठीक है, वो चीज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, ठीक है। आई होप कि आपको टेम्परेचर थोड़ा समझ में आया होगा, कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन सी साइड से आपने टेम्परेचर मेजर करना है। इससे पहले वाली क्लास में हमने हीट प्रोडक्शन, हीट लॉस भी देखा था, ठीक है। अच्छे से आप टेम्परेचर को रिवाइज करिए, ठीक है। अगर आपको कोई भी क्यूरी है तो आप अपना कमेंट में डाल सकते हैं, और अगर आपको जीएनएम एडमिशन से रिगार्डिंग कोई भी अपडेट या क्वेरी है तो आप कैप्शन में डिटेल्स है वहाँ से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।